नमस्कार। हमारे आज के इस कर्मयोगी टॉक्स कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ी हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर अगमूट काडर 1999 की। पुलिस फोर्स में तो 25 साल से इनको जानते हैं, पर देश का परिचय इनके साथ हुआ जब इन्होंने निर्भया केस 2012 में वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की एक बेटी और एक बेटे को न्याय दिलाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छाया शर्मा जी की, जो अभी कुछ दिनों पहले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRND की इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करी गई हैं। दिल्ली पुलिस के कई विभागों का नेतृत्व किया है। स्पेशल कमिश्नर फॉर ट्रेनिंग एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसके पहले जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्टर्न रेंज and also of the Economic Offences Wing. She has also been Deputy Inspector General of the National Human Rights Commission, Director of the Central Vigilance Commission, और इन सब भूमिकाओं में छाया जी ने अपना बहुत नाम कमाया है, बहुत मेहनत करी है और इसको ध्यान में रखते हुए उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 स्पेशल मेडल्स मिले हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में काम करने के लिए। उसके अलावा प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में उनको मैकेन इंस्टीट्यूट ने लीडरशिप का अवार्ड दिया हुआ है और एशिया सोसाइटी ने एशियन गेम चेंजर के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। छाया जी, आपका कर्मयोगी टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, और आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कर्मयोगी टॉक्स में आपके साथ बैठकर पूरे देश से परिचित दोबारा से होंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे छाया जी ये पूछना चाहती हूँ कि 25 साल आपने आईपीएस में अपना सब कुछ लगा के और बहुत देश सेवा के भाव से काम किया है, तो इन 25 सालों में पुलिसिंग जो है, जिसमें कि आपकी हर एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग, चाहे वो अपराधी जांच हो, फोरेंसिक्स हो और बहुत चीज़ें जो जाती हैं पुलिस ऑफिसर के करियर में, जब आपने शुरुआत की, जब वो सुविधाएं नहीं थी जो आज हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बदलाव आया है। तो इस बदलाव में वो क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं और वो क्या चीज़ें हैं जो अभी भी चुनौती है पुलिस के लिए, जिसमें काम बहुत बाकी है? 25 साल में बहुत बदलाव आए हैं और जब मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी 99 में और जो हमने शुरुआती में केसेस करे थे, तो तब अब इतना ज्यादा हम मोबाइल के टेक पे डिपेंड नहीं करते थे, मोबाइल लोकेशंस पर बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे निर्भर होती थी चीजें। और या कोई ऐसी डिटेक्शन के लिए हमको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता था कि हम जो जेल बेल रिलीजेस देखें या देखें कि कौन इसको कर सकता है, मॉडस ऑपरेंडी को देखें। तो उस तरह से बहुत ज्यादा टेक्निकल इतना नहीं था, बट इट वाज मोर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन एंड। तो ह्यूमन एंड और जो मेहनत एक ट्रेडिशनल एक क्या कहते हैं एक उस तरह की पुलिसिंग जो कन्वेंशनल होती थी उस पे हम ज्यादा वो करते थे। तो साथ साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे तकनीकी तौर पे हम लोग और समृद्ध हुए, तो जैसे हम अब क्या करते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया या कोई केस हो गया, तो सबसे पहले हम सीडीआर एनालिसिस करते हैं। तो वो जो सीडीआर एनालिसिस हम करते हैं, तो वो अगेन वो डिपेंड करता है कि वो टेक्निकल आप कितना उसमें हो गए। तो अब वो काफी चीजें इजी हो गई हैं, आप किसी की लोकेशन पता करवा सकते हैं, आप क्रिमिनल ने कहाँ किससे बात करी वो पता करवा सकते हैं। तो अगर आप उनका फोन भी सीज कर लेते हैं तो देन दैट ऑल्सो हेल्प्स, कि उनका जब हम हार्ड डिस्क निकाल के एनालाइज करते हैं कि किन किन से बातें करी, क्या करी। आजकल फोन सुनने पर, पहले भी था कि वो जो फोन सुनने की सुविधा थी, बट अब बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, बहुत अच्छी क्वालिटी के वॉइस लॉगर्स आ गए हैं। आपको हर वक्त बैठ के सुनने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग होती है। और कई कई
मतलब ऐसे वॉइस ब्लॉगर्स आ गए हैं कि मतलब 4-4 5-5 लोगों का आप साथ साथ कॉन्वर्जेशन सुन सकते हैं। तो उस मामले में बहुत सारे इनोवेशंस आई हैं। फिर जैसे निर्भया वाले केस में हमने देखा कि बहुत सारा हमारे पास स्कोप था साइंटिफिक एविडेंस के लिए। तो साइंटिफिक एविडेंस उठाना, उनको यूज ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक टूल्स, वो जब आप मौके पे जाते हैं और आप कैसे ऐसे जगह से जहां पे खून मिटाने की कोशिश करी गई है या बॉडी फ्लूइड को धोने की कोशिश करी गई है, वहां से भी किस तरीके से हम एविडेंस को उठा सकते हैं। तो उस तरह की जो तकनीकी जो मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न इक्विपमेंट हमारे फोरेंसिक्स लैब्स में आया, तो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ। बहुत ज्यादा अगर देखें जो मुझे प्रेरित करते हैं, जैसे कि हमने निर्भया वाले केस में ओडोंटोलॉजी का भी यूज किया था। तो उससे पहले वो शायद 1-2 केस में ही यूज हुआ था और बड़े न्यूनतम स्तर के केस थे। बट यही वाला जो केस था, इसमें शी हैड 13 बाइट मार्क्स। तो 13 बाइट मार्क्स में कि हमने लोगों सब 6 का बाइट मार्क एनालिसिस करवाया। और वो एक धारवाड़ के डॉक्टर साहब थे जिन्होंने पहले भी कोर्ट में वो बयान दिया हुआ था। तो वो एक लैंडमार्क था कि एक अगर कोई बाइट मार्क से भी 100% नहीं तो कम से कम 80% श्योर हो सकता है। तो देयर सपोर्टिंग एविडेंस अगर आपकी और भी है तो ये एक एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बन सकता है। आजकल हर जगह सीसीटीवी लग गए हैं, तो एक बहुत अच्छा अब हमको एक जैसे कहीं से स्नैचिंग होके होता है या कोई रात में किसी बॉडी को डंप करके जाता है, तो उस एरिया में आवाजाही का बहुत अच्छा कवरेज हमको मिल सकता है। फिर अनुमान लगाया जा सकता है कि हाउ दैट सीसीटीवी फुटेज कैन बी यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड देन इट इज साइंटिफिक एविडेंस। आप मना नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते। गाड़ियों का नंबर आता है लाइसेंस प्लेट रीडर्स में, लोगों की बहुत अच्छे से शक्ल, उनकी क्या उन्होंने पहना हुआ है और उस वक्त वो जब क्राइम कर रहे थे तो क्या उन सब से लिंक, टाइमिंग का लिंक, क्योंकि सीडीआर एनालिसिस होती है। तो सब मिल मिला के हमारे पास एक जो पॉटप्यूरी आती है एविडेंस कलेक्शन की, साइंटिफिक बेस्ड, वो एक हमारे पुराने जमाने के जो विटनेस बेस्ड एविडेंस थी उससे बहुत ऊंचे स्तर की हो गई है। और अब वो उससे क्या हो गया है कि उससे जब प्रूव करना केस कोर्ट में बहुत आसान हो गया है। सो आई थिंक दोज थिंग्स आर रियली इंस्पायरिंग। एंड जब हम उनको यूज करते हैं तो हम किसी भी विटनेस पे डिपेंड मतलब हम फिर भी करते हैं, लेकिन अगर वो बाय चांस हॉस्टाइल हो जाए तो वो हम फिर दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। उसी तरह से जितना भी हम साइंटिफिक एविडेंस की तरफ आगे जाएंगे और जैसे हैंडराइटिंग एनालिसिस हो रहे हैं या और चीजें हो रही हैं, तो दोज इश्यूज गेट सॉर्टेड बिकॉज हमें एक एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल गई है। और आज तो एक पिछले 1 साल से जब से न्यू लॉ आया है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पे और जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ है। तो आई थिंक जो ये न्याय से दंड से न्याय की ओर जाने की विधा है और जो ये नए लॉज में हमने जो परिवर्तन लाए हैं जिसमें हम एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग कर रहे हैं, तो वो भी साइंटिफिक एंड एविडेंस, आई थिंक उससे हमें समझना पड़ेगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन नॉट ओनली सुदृढ़ होती है बट हम बहुत सक्रिय रूप से इसमें न्याय दिला पाएंगे। एंड द यूज ऑफ कैमरास, द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, यूज ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी, आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी छाया जी कि जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो कॉन्सेप्ट था पहले का, अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया, जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो शायद हमारे छोटे शहरों में और जगहों में अभी भी है जहाँ टेक्नोलॉजी शायद इतनी एडवांस नहीं है, उनके कोई एस्पेक्ट्स आप अभी भी इंटीग्रेट करते हैं अपने नए मेथडोलॉजी में, या वो एक एरिया है जो हमारे पीछे पीछे ही चला जा रहा है? शोभना जी, मेरा ये विचार है, चाहे आप मुझे ओल्ड स्कूल कहें, कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कभी भी पुराने नहीं होंगे, क्योंकि वो उस तरह की है जैसे हमारे नानी और दादी खाना बनाती थी तो वो चुटकी से डाल देती थी और खाना बन जाता था टेस्टी, और आज हम मेजर करते रह जाते हैं और खाना टेस्टी नहीं बनता। तो वो जो टेक्निक्स हैं दे आर ओल्ड स्कूल but they are tested over the ages and they are depending on human int, they are depending on conventional practices। कि आप रिकॉर्ड बिल्डिंग करते हैं थाने के अंदर, ऐसा नहीं कि आज रिकॉर्ड बिल्डिंग हो रही है, डिजिटली हो रही है,
लेकिन जब एक ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, जब एक आईओ इन्वॉल्व होता है और वो एक रिकॉर्ड बिल्ड करता है कि भाई एक व्यक्ति था, उसने यहाँ यहाँ करा, उसका मोडस ऑपरेंडी ये था, फिर हर बार जब क्रिमिनल डोजियर बनती है तो उसको हम अपडेट करते हैं, फिर किस तरीके से आप किसी क्राइम के बारे में थाने में उसमें नोट करते हैं, उसकी जब से वो एफआईआर हुई से लेके फाइनली जब तक वो उसका निस्तारण नहीं होता है कोर्ट के द्वारा, तब तक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्यों, ये लगता तो ऐसे है कि जैसे बड़ा टीडियस है और हम लोग को बड़े हाथ से लेखन करना पड़ता है, बट एक्चुअली अगर आप एक बड़े उसमें देखें संदर्भ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और इससे क्या होता है कि जब आपको कोई केस होता है तो जो सडनली व्यक्ति को बेल मिल चुकी है, वो बाहर चला गया है, लेकिन उसकी मॉडस ऑपरेंडी चेंज नहीं होती, एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन चेंज नहीं होता, तो यहाँ हम ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इन की बात करते हैं। और हमें लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो एक क्राइम को या क्रिमिनल को अफेक्ट करती हैं। जैसे आप देखेंगे कभी भी क्राइम करने के बाद क्रिमिनल सबसे पहले कोशिश करता है अपने किसी सेफ हेवन पे जाए, चाहे वो उसका घर हो, चाहे वो उसके भाई का घर हो, रिश्तेदार का घर हो, एक बार जरूर वहां जाएगा, कपड़े बदलेगा या कुछ करेगा, उसके पहले उसके बाद की वो भागता है कहीं और। तो ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर टेंशन बढ़ती है तो वो फ्लाइट एंड फ्योर मोड में क्या करता है। ठीक है, उन्होंने क्राइम किया, बट व्हाट दे विल डू। सिमिलरली इफ बहुत ज्यादा बेलिग्रेंट है और जैसे उन्होंने बहुत ही ऐसा कोई क्राइम कर दिया जो बहुत बड़ा था, तो और बिल्कुल डरते नहीं है किसी से, फिर भी वो ऐसी ऐसी चूकें करते हैं जो कि ह्यूमन तरह से पॉसिबल है। तो ये एक मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, बट एक ह्यूमन चीजें एंड या फिर जो हम इन्फॉर्मर्स डेवलप करते हैं, या जो पहले का था कि इनके पास फोन आता था इन्फॉर्मर्स को, वो बताते थे कि फलाना आदमी वहां मिलेगा और वो आज वो यहाँ इस होटल में आता है, वो इस लड़की के साथ उसका अफेयर है, वो तो ये सब चीजें लगता है कि बहुत बेमानी है और बड़ा मतलब न्यूनतम स्तर है, बट एक्चुअली क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिटेक्शन। आपने डिटेक्शन ही नहीं करी तो आप इन्वेस्टिगेशन के बाद के प्रोसेस पर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि आपने सही व्यक्ति को ही नहीं पकड़ा। तो मेरे विचार में ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या है कि जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस ऑफ पुलिसिंग है उसमें दो चीजें, फर्स्ट डिटेक्शन और सेकंड प्रिवेंटिव पुलिसिंग, कि हम आगे क्राइम को होने से कैसे रोक सकते हैं। जैसे जेल बेल रिलीजेस है, हमें पता है कि एक चोर है, वो जघन्य है, वो बार बार करेगा, तो हमें उस पर टैब रखना है। टैब कैसे रखा जाएगा, ह्यूमनली रखा जाएगा, बीट पुलिसिंग से रखा जाएगा। कब वो जेल से बाहर आया, अब उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी, किसने उसकी बेल दी, तो ये सब चीजें जो है हम जब ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये कन्वेंशनल पुलिसिंग के कई आयाम है जो धीरे धीरे आजकल की टेक के जमाने में पीछे जा रहे हैं, बट उनकी इंपॉर्टेंस जो है कभी कम नहीं होगी, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। मेरे 25-26 साल के एक्सपीरियंस में मैं ये गारंटी करती हूँ कि चाहे हम कितना भी टेक ले आए, ह्यूमन इंट का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कई बार जो हम सांकेतिक रूप में कहते हैं कि ये हमें लगता है कि इसने किया होगा, वो सब ह्यूमन इंट से आता है। वो कोई मशीन आपको नहीं दे सकती है कि 10 नाम की इन लोगों ने किया होगा और किस बेस पे किया होगा। सी हैविंग रिकॉर्ड डिजिटली अवेलेबल इज वन थिंग, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अनदर थिंग। आप किसी चोर को, जैसे कई आईओस होते थे, वो चोर को बहुत अच्छे से पहचानते थे कि ये उसकी ट्रेट है, वो फलानी सिगरेट पीता है, वो वहां जाएगा, वो ये जरूर करेगा। तो मतलब इस तरह की जो चीजें हैं ये कन्वेंशनल है, बट दे रियली वर्क इन अ लॉन्ग वे इन सॉल्विंग केसेस। तो डिटेक्शन होता है तभी उसके बाद कई चीजें हो सकती है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। पर आप ये मानती हैं कि अब एक मिनिमम थ्रेशोल्ड, जहाँ तक टेक का सवाल है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अब टेक इंटरवेंशन हर एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग में तो अब मस्ट है। तो ऐसा है नहीं कि आप बिना टेक तो अब आप नहीं ऑपरेट कर सकते। बिल्कुल। अब आप बीपीआरएनडी में हो जाए जी, वहां पे है व्हाट वी कैन कॉल अ वेरी वाइड कैनवस। वहां से आप पूरी पुलिसिंग की जो एक दुनिया है, जो इकोसिस्टम है, उसको देख सकती हैं। उसके बारे में आपका रिसर्च है, वहाँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज, रिसर्च टेक्निक्स, फोरेंसिक्स एक्सेट्रा। तो इसमें हम अगर देखें कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो कि हम हमेशा करते आए हैं, उनका क्या रोल है आपके हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट, और वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम यहाँ इंडिया में यूज कर सकते हैं?
मैम आपने बड़ा करेक्टली कहा। तो अभी तो जब मैं बहुत देर से नहीं आई हूँ, बीपीआरडी में काफी नई हूँ, लेकिन जो मुझे अभी पता चला है कि बहुत समय से जो इंटरनेशनल इंटरेक्शन हो रहा है या इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च और शेयरिंग है वो अभी एक तरह से नील है। तो हमारे डीजी जो हैं बीपीआरएनडी के, उन्होंने मुझे ये टास्क भी दिया है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग को हेड करती हूँ, कि हम ये जो प्रयास है ये फिर से उठाएं। और हमारे डिस्कशंस हो रहे हैं इसमें। हम ये अब हमारे को टारगेट दिया गया है कि जहां जहां न्यू एज पुलिसिंग के बारे में, नए या पुलिस के नए आयाम या एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है, जो सेट है, जो अप्रूव्ड है, या जो कई साल एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग है, या जो चीजें हैं जो और फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने एक तरीके से एस्टैब्लिश कर दी है या उसको रिसर्च कर दवा रखी है उस पे ढंग से, उन टॉप 10 से सपोज टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स और अक्रॉस द वर्ल्ड से हम कोशिश करेंगे कि हम संपर्क बनाएं और उनसे नॉट ओनली एक्सचेंज करें रिसर्चेस, बट ऐसे एरियाज जहां वो पुलिसिंग में हमसे बेहतर हैं या उन्होंने हमारे कुछ नया किया है, जो कि चाहे एक बहुत छोटा सा बिंदु हो, लेकिन अगर वो चीज हम अपने यहाँ ले आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे या कुछ लोगों को वहां भेज सकेंगे फॉर ट्रेनिंग, I think it will be a great thing because आप एक अपने इंडिया के वर्किंग एनवायरनमेंट से बाहर जाते हैं और आप बाहर देखते हैं कि वहां उन्होंने क्या क्या नई चीजें करी हैं, और स्पेशली जब पुलिसिंग के जो आयाम हैं उनमें उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन यूज करके, न्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज करके वो सोल्यूशंस लेके आए हैं फॉर कॉमन प्रॉब्लम्स, जो उनको हम भी यहाँ लागू कर सकते हैं। तो इट विल बी अ ग्रेट एक्सचेंज। एंड आई थिंक जब हम फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं तो ये सिर्फ यही नहीं होता कि हम किसी देश को देखने गए, बट जब हमने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे या उनके ऑफिसर्स हमारे यहाँ आके सीखेंगे, तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम होगा और हम सबका दिमाग खुलेगा कि हाँ, एक डिफरेंट टाइप की लर्निंग है जो हम कर सकते हैं, या एक डिफरेंट टाइप की टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। और कई बार बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम नजरअंदाज कर जाते हैं, या हम उसको इन टर्म्स ऑफ रिसर्च या इन टर्म्स ऑफ एक परिपक्व पैटर्न के फॉर्म में हम उसको नहीं देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं अरे ये तो चलो नॉर्मल पुलिसिंग का पार्ट है, लेकिन कई देशों में क्या हुआ है कि उन्होंने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए हुए हैं और उसमें सिर्फ पुलिसिंग के सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अध्ययन हुआ है। तो अगर वो अध्ययन, उसमें से सारा नहीं बट जो हमारे प्रयोग के लिए या हमारे काम के लिए जरूरी है, वो हम यूज कर पाए, तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट इज समथिंग वेरी नाइस एंड इट ओपन्स आवर माइंड टू द वर्ल्ड्स पुलिसिंग एंड द वर्ल्ड्स न्यू एज थिंग्स। मैं 2023 में एक लंदन में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी और तो उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट करा था। तो वहां पे दुनिया भर की सारी फीमेल इन्वेस्टिगेटर्स आई थी। तो मुझे सबसे अच्छी बात उस गोष्ठी की ये लगी कि दुनिया भर की फीमेल इन्वेस्टिगेटर्स, और वो इन्वेस्टिगेटर्स वो थी जो लॉ और मतलब या तो वो लॉयर्स थी, इन्वेस्टिगेटिंग लॉयर्स थी, या वो पुलिस में थी। तो वो सारी औरतें इकट्ठे होके जब उनका सम्मेलन हुआ तो उनके जो इश्यूज थे, उन्होंने कैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे आजकल होता है ना कि एक आदमी पैसे लेके भाग गया, फिर दूसरी कंट्री में बैठ गया, फिर वो ऐसी कंट्री में चला गया जहाँ उसको संरक्षण मिला हुआ है, तो कैसे how we can align our forces and how we can interact on a super platform where we exchange notes and we ensure that हम जो guilty हैं उनको book करें और उनको हम ensure करें कि हमारा detection possible हो। एंड वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स मुझे मिले, लेडी ऑफिसर्स, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था क्रिप्टो करेंसी में, और ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स थे। तो जो एकदम बिल्कुल न्यू एज क्राइम है, एक लेडी मिली थी जो सिर्फ केवल नार्को टेररिज्म की एक्सपर्ट थी। तो आई मीन इस तरह के लोग जो बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं, और जब वो अपने ओपिनियन शेयर करते हैं और वो जो छोटी छोटी चीजें बताते हैं कि हाउ दे वर एबल टू bring a difference in their detection or investigation because of the new thought and the new way technique used, I think it makes a hell of a lot of difference। and अगर हम वही चीज इंडिया में ला पाए और इस न्यू थॉट को हम करें, तो आई थिंक इट शुड बी, इट्स अ वेरी गुड, दैट एक्सचेंज ऑलवेज इनविगरेट्स एन ऑफिसर। एंड फिर वो क्या होता है कि जो आप सुनकर आते हैं, देख कर आते हैं,
वो आप कोशिश करेंगे कि आप उसको अपनी प्रोफेशनल उसमें यूज करें. सो आई थिंक आई वाज रियली बेनिफिटेड एंड आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, बट बहुत सारे और देश बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है. वी हैव नो नॉलेज एंड वेरी हाई, जैसे कहते हैं ना नीश एरियाज में, जैसे डॉक्टर में होता है ना सुपर स्पेशलिटी, तो वो सुपर स्पेशलिटी टाइप्स के एक्सपर्ट्स थे. तो मुझे वही लगा कि वो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए कि अगर एक पुलिसिंग के किसी एक उसमें एक्सपर्ट हो तो इतना हो कि उसके बियॉन्ड फिर कोई नहीं होना चाहिए. इट्स लाइक somebody having a super great knowledge about that and nobody else being able to challenge that unless he comes up with a new thing. तो इट वाज, तो मुझे लगता है कि उस तरह की चीजें हमें भी करनी चाहिए, हमें भी इस तरह की संगोष्ठियां करनी चाहिए. हमने वर्ल्ड ओवर से लोगों को बुलाना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए, या किसी यूनिवर्सिटी से या किसी इस तरह की पुलिस के एक्सीलेंस सेंटर से इंटरेक्ट करना चाहिए, जहां हम अपना रिसर्च और उनका रिसर्च एक्सचेंज कर सकें, वो हमसे सीखें, हम उनसे सीखें. एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. मैं तो आपसे बहुत सहमत हूँ. आई कुडंट एग्री मोर विद व्हाट यू सेड. आप एशिया सोसाइटी गई थी, where you were honored as a change maker, where you said something very interesting since you mentioned meeting women police officers. मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. आपने कहा था, being a police officer doesn't mean you have to emulate machismo to show your strength. Inner steel is more important and women have lots of it. बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. मेरा हमेशा मानना रहा है कि हमारी भारत की स्त्रियां बहुत शक्तिशाली हैं. आप पुलिस फोर्स में बताइए कि पुलिस फोर्स में जो आपकी जो विमेन ऑफिसर्स हैं हर रैंक पे, आपके 25 सालों में उनकी सिचुएशन में क्या बदलाव आया है, और जब आप लीडरशिप के लिए यंगर जनरेशन को आइडेंटिफाई कर रही हैं या देखती हैं, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पोटेंशियल क्या है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? Okay, so a very interesting question, शोभना जी. मुझे लगता है कि जो न्यू एज की लड़कियां पुलिसिंग में आ रही हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे हैव टू डू और क्या उन्हें डिलीवर करना है. उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो हम लोगों से बेहतर है. और मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव आल्सो डेवलप्ड दिस सेंस ऑफ better fitness, better sense of purpose, better sense of delivery, in addition to the sensitivity that they have, the innate sensitivity all women have. So when I mentioned that thing at the conference, what I meant to say was that every time a woman officer does not have to be that macho thing, and there are so many other areas where vulnerable sections of the society need a more softer approach, a more empathetic understanding of their problems, and the ability to connect with a victim and the family of the victim during when they're suffering trauma. I think that is a unique ability women have. So if you have more women police officers, I think they will bring to the table a lot of psychologically trained understanding of how to get victims talking, how to get support from them. Sometimes you see women, when women, children, or maybe people from the very vulnerable section of society face crime and very heinous crimes, they clam up, they do not talk. But if you have a female investigator, if you have a female who's sensitive, who's talking to them, it's like they actually open up, and then they realize it's that she also has a daughter. She is actually going to feel the same thing which I'm feeling, and then they connect. So maybe that in that place, that all the machismo and the great thing doesn't work. It is the softer part of the woman, which the investigators or female investigators are able to bring. And very well, better than me, that once most of the women who are now coming are more engineers and highly trained and qualified women. And this is not a world where we had just one Kiran Bedi ma'am and maybe another, the rest to follow, suit. But here they are more widely aware of their rights, their situations. They have a whole range of tribe of men supporting them.
and that is why they've reached where they have reached. So they are already the empowered lot, where they are actually ready to make a difference in the world. तो वो जो घर से सपोर्ट, पढ़ाई से सपोर्ट, ट्रेनिंग में सपोर्ट उन्हें मिलता है, जो आज की नई लड़कियां आती हैं तो मुझे लगता है पुलिस में वो बहुत कुछ नया लेके आएंगी। और मुझे लगता है कि जो हमारा एक परसेंटेज ऑफ विमेन हमेशा कम रहती हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जहां मैं अपनी बैचमेट्स के साथ केवल 3 लड़कियां थे पूरे बैच में, आज 40 से 60 के करीब लड़कियां होती हैं पूरे बैच में। तो ये बहुत बड़ा मतलब बदलाव है कि वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ विमेन कमिंग इनटू द फोर्स। और ये तभी पॉसिबल हुआ है क्योंकि उनके घर वालों ने और उनके फ्रेंड्स ने, उनके रिश्तेदारों ने उन्हें सपोर्ट किया है और उनको वहां जाने के लिए प्रेरित किया है। सो आई थिंक उनको इस जिम्मेदारी का एहसास भी होता है और वो ये भी रियलाइज करती हैं कि हमको क्या देना है, हम किस पर्पज से आए हैं। एंड आई थिंक उनकी जो एजुकेशन और उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो सब इस चीज का को दर्शाती है। तो मैंने काफी नई लड़कियों से इंटरेक्ट किया और मेरे साथ जब मैं दिल्ली पुलिस में थी तो मैं ट्रेनिंग में थी, तो काफी लोग मेरे से जो नए ऑफिसर्स आते थे वो मिलते थे। तो उनको जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे लगा कि उनका पर्पस बड़ा क्लियर है एंड उनकी भी शादियां होंगी, फैमिलीज होंगी, बच्चे होंगे, बट उनका जो पर्पस ऑफ कमिंग टू दिस सर्विस इज वेरी क्लियर। एंड जो उनको सपोर्ट उनके स्पाउसेस से और फैमिली से आज की तारीख में मिल रहा है वो अमेजिंग है। बिकॉज वो सब सीनियर्स को देख के इम्प्रेस हुए हैं और एक पूरी आर्मी है उनके पीछे जो सपोर्ट करती है उनको। हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी बट फिर भी हमने परफॉर्म किया। तो आई थिंक दीज गर्ल्स विल डू मच बेटर। यू नो, आपको पता है हमारा काम मिशन कर्मयोगी में कैपेसिटी बिल्डिंग का है और इसमें एक लीडरशिप जो है, देश की लीडरशिप हर डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट में बहुत एक अहम रोल प्ले करती है। और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, अभी आप ट्रेनिंग में स्पेशल कमिश्नर थी फॉर ट्रेनिंग एंड विमेन एंड चिल्ड्रन, तो लीडरशिप एक तो लीडरशिप है कि आप आईपीएस हैं, आप एग्जाम दे के आए हैं, आपकी एक ट्रेजेक्ट्री है। पर मैं बहुत ऐसे लोगों से भी मिली हूँ हमारे सिस्टम में जो एक ट्रेजेक्ट्री पे ना होते हुए भी दे हैव व्हाट वी कॉल नेचुरल लीडरशिप कैपेबिलिटी। कि आप किसी को देखेंगे और अपने इकोसिस्टम में उनकी एक अपनी छवि है, उनकी एक अपनी रिस्पेक्ट है। तो ये जो लीडरशिप पोटेंशियल है विच इज नॉट ऑन एनी ट्रैक, लेकिन पोटेंशियल है, इसको टैप करके हम किस तरह से सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं पुलिस के अंदर। आई थिंक ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है जो भी हेड कर रहा है उन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को, या जितनी भी इकाइयां हैं उन छोटी इकाइयों में भी अगर आप हेड कर रहे हैं तो लीडर्स को रिकॉग्नाइज करना और उनको वो फ्रीडम ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ वर्क देना वो बहुत जरूरी है। बिकॉज मुझे लगता है कि इफ समबडी इज अ इनेट लीडर तो वो डेफिनेटली खुद आगे जाके अपना काम करेंगे, वो खुद थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उनके अंदर, वो डेफिनेटली अपने टीम मेंबर्स को साथ लेके चलते हैं। तो इस तरह की जो क्वालिटीज होती हैं और स्पेशली पुलिस में जब हमें एक यूनिट की तरह काम करना होता है, टीम की तरह न काम करने से तो हमारा कभी भी काम नहीं सक्सेसफुल हो सकता, और स्पेशली पुलिस में। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी उस इकाई का हेड है, यूनिट का हेड है, वो आइडेंटिफाई करे नेचुरल लीडर्स को इन आवर पुलिस एंड उनको इनकरेज करे। और उनको इनकरेज करके छोटी छोटी जो टीम्स बनती हैं उनको उनमें उन लीडर्स को मौका दे कि वो अपने तरीके से केस सॉल्व करें या अपने तरीके से कुछ करें, कुछ नया लेके आए। तो उसमें क्या होता है कि आप एक कुक बंदूक की तरह नहीं बिहेव करते, आपको एक थोड़ा सा फ्रीडम मिलती है, आप एक स्ट्रेट जैकेटेड सिस्टम से थोड़ा सा बाहर निकल के आप देख पाते हैं और एज ए लीडर सोचते हैं, विच इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। बिकॉज अगर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करेगा तो फिर वो लीडर नहीं है, फिर तो वो भेड़ की चाल चल रहा है ना। तो उस तरीके से किस तरीके से आपने जैसे इनकरेज करना है कि हर मेरा जो फ्रंट बेयरिंग लीडर है वो उसको मैं सपोर्ट करूं और उसको हम, ये हमारे सीनियर लीडरशिप के ऊपर मतलब ज्यादा वो जाता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनसे
भेदभाव करने लगे, या हम कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है तो मुझे इसको दबाना है क्योंकि ये कहीं मुझे आउटरन, तो वो इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो वो जो सीनियर लेवल्स में वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम सीनियर हैं और हमें इनको संरक्षण देना है, और हमने, और कई बार लीडर्स से कुछ छोटी मोटी गलती भी हो जाती है, आई थिंक वो भी नजरअंदाज करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो उनका जज्बा है उसको इनकरेज करना चाहिए। And I think a very important role lies on the senior echelons, and whenever they do their MCTP and all, I think the training can bring to for their training where they said how you inculcate new age leaders, and how they may be having something wacky about them and which the seniors may not like. But at the same time, I feel there is a way of handling it, and there's a way of, because I've also had juniors. Sometimes I did not like the way they were, like working in a straight jacketed system, but then there was a way कि आप उन्हें counsel करें. There should be they should allow to do the level jumping. They should be allowed to communicate in a non-professional way also. हर वक्त आप कि आप अपनी स्ट्रिक्ट तरीके से बात करेंगे, डिसिप्लिन में रहकर, हो सकता है कि वो जो इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो उससे आप उनमें बदलाव ला सकें, और वो आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में, अपने वर्किंग के बारे में बता सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं, बिकॉज दे आर इन अ डिफरेंट सेटअप। तो मैं वो चाहती हूँ कि वो जो चीजें हैं वो we should encourage more. And when we talk of inculcating leaders, वो शुरू हो जाता है ट्रेनिंग से। जब ट्रेनिंग में कोई बच्चा, चाहे वो स्टेट ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन में आए या डीपीए में आए, या फिर एसवीपी एनपीए में जाता है, या फिर कोई और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस वक्त से शुरू हो जाता है वो ट्रेनिंग कि आप उन्हें किस तरह से बेधड़क बेखौफ बोलना सिखाएंगे, आप कैसे उनको चीजों को कंट्रोल करना सिखाएंगे, और उनको बार बार ये बताने की जरूरत है कि आप स्टेटस क्यूस्ट नहीं है, आप एजेंट ऑफ चेंज है, आप ही से बदलाव शुरू होगा, और जो बदलाव की लहर है वो तब आप शुरू कर सकते हैं जब आप खुद को इक्विप करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति जो बदलाव लाना चाहता है वो पहले न्यू लॉज को समझेगा, पढ़ेगा, तब तो जाके वो अपने जूनियर्स को समझाएगा। तो इस तरीके से देयर हैज टू बी प्रॉपर थिंकिंग where we inculcate leaders, we make sure that हम उन्हें वो ग्राउंड दें जहां वो सही तरह से पनप सकें एज ए लीडर। ऐसा नहीं कि हम बोल तो बड़ी बातें रहे और उनको फिर ग्राउंड हम नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है, और जहां आपने, जैसे हम अपने बच्चों को नर्चर करते हैं और उनको एक सही एनवायरनमेंट देते हैं ग्रो करने का, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितने बच्चे इसमें से लीडर बनते हैं और कितने दब्बू टाइप के सिर्फ मीडियोकर टाइप परफॉर्म करके निकलेंगे। तो वो ट्रेनिंग का बहुत जिम्मेदारी है, और वो नॉट ओनली एट द इनिशियल लेवल बट कंटिन्यूअसली, बिकॉज जितना उनको मौका मिलेगा अपने को प्रूव करने का, अपने को परफॉर्म करने का, और उनको जो सराहना मिलेगी उससे वो इनकरेज होंगे। छोटी छोटी चीजों में होड़ मचती है कि वो फलाना मेडल मुझे चाहिए या फलाना वो चाहिए, तो वो चीजें एक वे ऑफ एनकरेजिंग है कि भाई हाँ आपने एक अच्छा काम किया और आपके छाती पे एक एक्स्ट्रा पदक लग गया। तो ये चीजें हमें सीनियर लीडर्स को समझनी पड़ेंगी कि कौन डिजर्विंग है, कौन नॉन डिजर्विंग है, और कैसे हम सही मायने के जो लीडर्स हैं उनको हम एनकरेज करें। तो उससे अपने आप टीम बिल्डिंग होगी, अपने आप नीचे वाला चीज होगी, एंड ट्रेनिंग undoubtedly performs a very important role, whether it is in service, whether it is beginning of the service, or whatever you have learned in your life before you came to the police department. आपने ट्रेनिंग की बात की छाया, मैं आपसे एक अनुभव के बारे में पूछना चाह रही थी। ये जो 3 आपराधिक कानून निकले हैं, 3 क्रिमिनल लॉज, इसकी सारी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी आपके पास आई, और मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने इतने कम समय में how did you manage to create all that you did? Because I was privy to some of your materials and training that you were planning. How was that experience for you? मैम केवल एक बहुत नया एक्सपीरियंस था, और मैं थैंकफुल हूँ अपने प्रीवियस बॉस सीपी संजय अरोड़ा सर की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया।
क्योंकि ये बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता है, ऐसा अद्भुत मौका कि आप एक ऐसे पड़ाव पर ट्रेनिंग के हेड बन जाते हैं, एक इतनी बड़ी फोर्स के जो 90,000 स्ट्रांग है, जब इतने साल बाद एक पहला बदलाव आ रहा है लॉ के अंदर। और इसमें था कि लॉ में बदलाव के साथ साथ आपको अपनी सोच में भी बदलाव लाना है, क्योंकि ये वो पुराने तरह का लॉ नहीं था जहां आपने केवल दंड के बारे में सोचना है, यहाँ आपने प्रॉपर न्याय के बारे में सोचना है। और जो जो हम ओवर द इयर्स अच्छी चीजें प्रैक्टिस करते आए हैं, वेदर पार्ट ऑफ द लॉ, वेदर थ्रू थ्रू जुडिशियल ऑर्डर्स और थ्रू ऑफिशियल ऑर्डर्स, वो सारी चीजें पहली बार लॉ में अंदर एक तरह से पिरोई गई। और जो हमारे लॉ के अंदर जो पुराना हमारा जो गलतियां थी वो हटा के एक उसका नया प्रारूप दिया गया उसको, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मोमेंट इन हिस्ट्री था। और मैं लकी थी कि मुझे सर ने वहां लगाया। तो पहले तो ऑब्वियसली मैं बहुत नर्वस हुई कि मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मैं फील्ड ऑफिसर ही थी और कभी मैंने ट्रेनिंग में काम नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि सपोज मैं या कोई भी एक थाने में काम करने वाला व्यक्ति जो 45-50 साल की उम्र का हो, और उसे कहा जाए कि अब आपने जो भी पढ़ा है वो सब निरर्थक हो गया है और आपको नए सिरे से पढ़ना है, तो उसका क्या विचार होगा। तो जब मैंने उस बारे में सोचा तो देयर इज वन थिंग व्हिच ऑलवेज कम्स टू माइंड इज रेजिस्टेंस टू चेंज। तो हर व्यक्ति की साइकोलॉजी में होता है कि मैंने एक चीज सीख ली और अब ढर्रे पे चल गया और अब मेरी जिंदगी मेरा कंफर्ट जोन आ गया। अब ये था आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाली तरीका, और कंफर्ट जोन से आप जब भी किसी को बाहर निकालेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा इस चेंज को। तो ये मैंने सोचा, तो इसको ओवर पावर करने का क्या तरीका हो सकता है। तो मैंने विचार किया कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को नया लॉ पढ़ाना है और वो ऑलरेडी 20 साल से ये लॉ पढ़ चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है, तो वो पहले तो इसको कहेगा कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो इसको आसान बनाने के क्या तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड लेट्स लिमिट दी टीचिंग, जो हम पढ़ाएंगे अपने एकेडमी में, वो हम लिमिट करते हैं उसको उसमें कि वो पुलिस के लिए क्या है। और पुलिस के लिए ऐसे नहीं कि हम जो न्याय संहिता है उसके हमने उनको दोबारा से वो बता दिए कि सेक्शन फलाने में ये लिखा है, सेक्शन ये में लिखा है। तो अगर आपने उस तरीके से पढ़ाया तो वो तो सेक्शन वो वैसे ही पढ़ लेगा जो डेयर एक्ट में से, फिर वो उसको आपकी जरूरत क्या पड़ी। तो एक अच्छे टीचर का क्या रोल होता है कि वो कैसे नज करता है स्टूडेंट को उस ओर ले जाने के लिए कि उसको वो उस नए चीज को सीखने से भयभीत ना हो और वो उसको चाव से इंटरेस्टिंगली उसको पढ़े ना। सो इस चीज का अमेलगमेशन करने के लिए हमने एक टीम सेटअप करी और हमने उनको केवल ये निर्देश दिया, जिसमें रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स थे, कुछ नए पुलिस ऑफिसर्स थे, कुछ यंग वाले थे एकदम जिन्होंने अभी सर्विस ज्वाइन करी है, और कुछ एडवोकेट्स थे, तो क्रिमिनल एडवोकेट्स। तो हमने उनको ये कहा कि भाई मेरा ये विचार है कि आपने इस न्याय संहिता को इतना इजी बनाना है कि वो किसी भी हमारे जो न्यूनतम स्तर का बंदा हो जिसको बिल्कुल पुलिसिंग में इंटरेस्ट नहीं हो, उसको भी इंटरेस्ट आए, उसको मजा आए पढ़ने में, उसको समझ आए कि हाँ इतना मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो पहले वो डर निकालना, फिर उसको इंटरेस्टिंग बनाना, फिर उसको डिलीवर करना कैसे, क्योंकि अब आपके पास 90,000 की फोर्स है और उन्हें काम भी करना है, ऐसा नहीं कि वो हर वक्त ट्रेनिंग ही करते रहेंगे। तो वो एक अलग चीज थी, उसके बारे में मैं बाद में आऊंगी। बट पहले हमने सोचा कि लेट्स मेक बुकलेट्स फॉर देम विच आर इजी टू रीड। तो हमने फॉन्ट का ध्यान रखा क्योंकि सबका चश्मा चढ़ जाता है 40 के बाद। तो हमने बोला लेट द फॉन्ट बी वेरी इजी टू रीड, कलरफुल बनाई ताकि वो उनको मजा आए पढ़ने में, बुक को पकड़ के फील करने में अच्छा लगे, और उनको ये रहे कि भाई ये मेरी गीता जी है और ये मैं इनको अपने पास रख सकता हूँ, और जो भी मेरे प्रश्न होंगे अगर मैं एक बार इन्हें पढ़ लूंगा तो मुझे आ जाएगा। फिर हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की वो क्लास लगाई। हमने ऐसे लोग पूरे जिले से और पूरे दिल्ली से उठाए जिनको पढ़ाने का शौक है, जिन्हें लॉ की नॉलेज है, पुराने लॉ की, बट जो कि नए लॉ को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। उन लोगों को हमने बोला कि ये किताबें बन गई, इनको आप पढ़िए और इन पर बनाइए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने पढ़ाना है पूरी दिल्ली के ऑफिसर्स को। तो जब इनको पढ़ाने का वो करवाया
तो जो इन्होंने पीपीटी बनाए तो वो जैसे होता है कट पेस्ट वाला सिस्टम, सब वैसे ही हुआ। तो हमने उसको बदला, हमने कहा देखिए इसको इंटरेस्टिंग बनाइए कि एक वहां से शुरू कीजिए कि अगर एक व्यक्ति थाने में आता है और वो थाने में एक अर्जी देता है तो कैसे उसमें आप उसका निस्तारण करेंगे, तो उसको सिंपल तरीका बताओ। और फिर बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह की, जैसे कि अब 302 अब क्या हो गया और 420 अब क्या होगा, उसको आसान करने के लिए हमने एक छोटी पुस्तिका बनाई जो लोग अपनी पॉकेट में रख सकते थे, जिसमें बड़े आसान तरीके से बीएनएस टू आईपीसी टू बीएनएस, जिनको आईपीसी पता है वो बीएनएस तो ढूंढ ही लेंगे। और फिर जो नई चीजें आई थी बीएनएस में जो आईपीसी में थी ही नहीं, वो भी हमने उसमें एक अलग चैप्टर बनाया। और उसमें अंत में हमने एक वो जिसको कहते हैं इडियट्स गाइड वो बनाई, जिसमें हमने कहा कि भाई आप देखो दिमाग ही नहीं लगाना, अगर आप 3 सेक्शन जोड़ के लगाते हैं किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोई हीनस एक्सीडेंट हो गया तो हम उसमें 2-3 सेक्शन लगाते थे, एक तो डेंजरस ड्राइविंग का लगाया, फिर उसको जो चोट लगी उसका लगाया, तो वो जो सेक्शन थे आईपीसी में ये है और उसका बीएनएस में क्या है, तो इस प्रकार बहुत आसान हो गया। फिर हमने उसको द्विभाषी कर दिया, हिंदी और इंग्लिश। बहुत सारे लोग तो कह रहे थे इंग्लिश में, बट मेरे को सरप्राइजिंगली लगा हिंदी वाली किताबें हमारी इतनी ज्यादा नहीं यूज हुई जितनी अंग्रेजी वाली हुई, बिकॉज सबको बड़ा मजा आया पढ़ने में। फिर हमने क्लासेस को बड़ा रोचक बनाया, हमने उनको डिवाइड करा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इस पूरे में बहुत ज्यादा न्याय में परिवर्तन नहीं था, जहां जहां वो हमने एरियाज छोड़ दिए, हमने सिर्फ उन पार्ट्स पे ध्यान दिया जहां परिवर्तन था, और जहां मेजर परिवर्तन था, चाहे तो उनकी पनिशमेंट बढ़ा दी गई थी या उनकी कैटेगराइजेशन चेंज कर दी थी या नए फोरेंसिक आयाम कैसे यूज करने हैं आईओज ने जब वो सीन ऑफ क्राइम विजिट करें, या जहां पे लिखा है कि शैल बी डन बाय द आईओ, तो वो चीजें जहां उनको बताए कि अब ये आपके लिए जरूरी है कि आप ये करें, आपके पहले जैसे ढर्रे पे नहीं चल सकते कि आप मौके पे गए और आपने पैकेजिंग वहां पे नहीं करी, वहां से सामान उठाया थाने में ले गए, वहां पैकिंग करी और दिखाया जैसे कि मैंने मौके पे करी, क्योंकि अब आपके पास एक कैमरा है और उस कैमरे पे आप नॉट ओनली अपना सीन ऑफ क्राइम, सीजर, सर्च रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जो फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाएंगे उसकी गतिविधि भी रिकॉर्ड करेंगे। और क्योंकि ये अब दृश्य पश्य या ऑडियो वीडियो मीडियम पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपका हर शब्द, आपका हर एक्ट सब रिकॉर्ड हो रहा है। और वहां हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो विक्टिम हो या चोर हो, वो भी जोर जोर से चिल्लाएगा, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और यही चीज हमें कैसे उसको अपलोड करनी है और कैसे अपने चार्टशीट में इनक्लोज करनी है, कैसे हैशटैग वैल्यू बनानी है। अब बहुत बड़ा सवाल था हैशटैग, पता नहीं हैशटैग वैल्यू क्या थी, तो हमने उसको बड़ा सरल करके एक एनेक्स्चर में डाला है बीएसए की किताब में, जो उसको पढ़ लेगा उसको समझ आ जाएगा कि हैशटैग बहुत बड़ी चीज नहीं है, कैसे बनाई जाती है। सिमिलरली हमने उसमें छोटे छोटे वीडियोस बनाए ताकि जो भी वो वीडियो देखेगा वो समझ लेगा कि ये छोटी छोटी चीजें हम करेंगे तो हो जाएगा। एक लास्ट चीज जो हमने करी किताब में, वो हमने ये करी कि हमने कहा कि 20-25 सिनेरियोज हमने आइडेंटिफाई कर लिए। जैसे स्नैचिंग का पहले अकेला सेक्शन नहीं होता था, एक और 2 सेक्शन था। अब क्योंकि स्नैचिंग को एक अलग से एक क्राइम बना दिया गया था, उसको डील करने का तरीका भी अलग हो गया है। मॉब लिंचिंग पहले नहीं था तो उसको भी अलग से ट्रीट करना था। तो इस तरीके से जो नई चीजें आई थी वो हमने एक सिनेरियो फॉर्म में बनाई, जिसमें जब कोई व्यक्ति थाने में जाता है इन्फॉर्म करने या उस किसी तरह से भी इंफॉर्मेशन थाने में आती है, उस समय से लेके चार्जशीट तक 1 2 3 4 5 6 करके जो भी स्टेप्स हैं, जैसे कि अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो वो आपने जैसे कभी पुलिसिंग नहीं करी है और आप वो उठाएं सिनेरियो की किताब और आप केवल वो जो पद्धति है उसको फॉलो करें स्टेप्स को, तो आप चार्जशीट फाइल कर पाएंगी। तो वो मेरा कहने का मतलब है कि वो जो अगर वो हमने आसान बना दिया और उन 20-25 केसेस में एक इस तरह से किया कि वो हमारे जो ट्रेनर्स थे वो सिखाते थे। तो अगर आपने एक बार एक मर्डर वर्क का केस इन्वेस्टिगेट करना सीख लिया, तो मर्डर में चलो एक में 2 लोग थे कि एक में 4 थे या उसमें एक लड़की थी कि वो जो वेरिएशन है वो तो पुलिस वाला हैंडल कर लेगा, बट एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना एक मेन इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने कहा रेजिस्टेंस टू चेंज, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे से हमारे फोर्स ने वो उसको लिया और मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली। हमने
जो सीपी सर से बात करके पहले जो थानों में से हमने लोग निकाले एक फेज वाइज मैनर में, और हर बार हमने क्या किया कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, हर जना अपना ड्यूटी पॉइंट छोड़ के नहीं आ सकता है, तो हमने 4 बड़े बड़े ऑडिटोरियम आइडेंटिफाई करे, वहां पे हमने ट्रेनिंग्स कराई और जो कोशिश ये करी कि उनके जहाँ पे वो काम करना जाते हैं उनसे वो जो जगह दूर ना हो और वो उस ऑडिटोरियम में जाके क्लास ले सकते हैं। फिर उनको किताबें दी गई, उनसे उनका टेस्ट लिया गया, उनसे फीडबैक लिया गया और बहुत सारी और चीजें करी गई जिससे उनको सुविधा हो लर्निंग में। फिर हमने आप लोगों के साथ भी आईगॉट पे भी हमने कुछ वीडियोस बना के अपलोड करे इसी बारे में अपनी बुक्स को लेकर, और आपके सहयोग से हमने अभी 20 वीडियोस का हमारा हो गया, शायद 9 और अपलोड हो जाएंगे। तो वो सब जो कार्य पद्धति थी और धीरे धीरे करते हुए हमने अपने करीब 70-80 हजार लोग जो एक्चुअल पुलिसिंग में कभी ना कभी आएंगे और कभी करेंगे, क्योंकि सारे लोग जो थाने में होते हैं वही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट जो ट्रैफिक में लगा होगा वो भी तो कभी थाने में आ सकता है, या सिक्योरिटी में लगा होगा या आर्म पुलिस, वो भी तो थाने में। तो वो पोटेंशियल वालों को भी सिखाना बहुत जरूरी था, और वो लोग तो सीखना नहीं चाहते थे, वो कहते थे मैं तो ये कभी अभी काम कर नहीं रहा, मैं तो जब इन्वेस्टिगेशन करूंगा तब सीख लूंगा। तो उनको बुला के सिखाना और उनको मन की उनकी बात करनी और वो रेजिस्टेंस टू चेंज को ओवरकम करना, वो मुझे लगता है कि मेरे ट्रेनर्स ने बहुत अच्छे से किया। और उनसे हम रोज बात करते थे। शुरू में हमारे ट्रेनर्स को डर लगा कि भाई नया लॉ है, उन्होंने भी पहले नहीं पढ़ा है और वो कैसे करवाएंगे, तो हमने उनको कहा कि आप बड़ी पैर में जाओ, एक थोड़ा एक्सपीरियंस व्यक्ति जाए और एक थोड़ा इनएक्सपीरियंस वाला जाए। और बड़ी पैर में जाने का क्या फायदा था कि आपके अंदर का जो डर है एज अ ट्रेनर वो निकल जाता है, क्योंकि पुलिस में तो बड़े फन्ने खा लोग भी आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और वो फिर आपसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमारे ट्रेनर्स को लगता था कि हम कैसे जवाब देंगे। तो उनको भी हैंडल करने के लिए वी हैड अ सीनियर एसीपी ओवरसीइंग द थिंग। तो बड़े अच्छे से वो सब निकला, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मेरी टीम ने मुझे किसी भी पड़ाव पे हमें डिच नहीं किया, और हमारे को हर जगह से तारीफ मिली। इनफैक्ट हमें और जगह बुलाना शुरू हो गए, और स्टेट्स ने अपने बंदे हमारे यहाँ भेजने शुरू करे, जैसे अरुणाचल से आए या किसी और स्टेट से भी हमारे पास लोग आए पढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो बहुत लोगों ने सीपी सर से हमारी किताबें मांगी कि हमें वो स्टडी मटेरियल दे दो, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल इतना अच्छा बना हुआ था। बहुत लोगों ने तो सिर्फ उसको कट पेस्ट कॉपी करके अपने यहाँ छपवा लिया, मुझे उससे कोई वो नहीं है, बट मुझे ये लगा कि ये एक ऐसी चीज थी जो नई थी, और भगवान की कृपा से और हमारे सीनियर्स की कृपा से जो उन्होंने हम मुझे इस चीज के लिए सक्षम समझा और मुझे ये मौका दिया। आई थिंक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आपने आईगॉट की बात की, तो मैं दर्शकों से शेयर करना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस, बीपीआरएनडी, बहुत सीआरपीएफ, हमारे बहुत सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस से कोलैबोरेशन रहे हैं, जिसमें आपने भी अगेन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो ये मैं आपसे थोड़ा फीडबैक चाहूंगी कि अभी तक विद इन दिल्ली पुलिस और अब आप बीपीआरएनडी में हैं, तो क्या है जो अच्छा लग रहा है लोगों को हमारे कोर्सेज का, या और क्या है जहां हम और चीजें ऑफर कर सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट्स को, उस पर जरा थोड़ा बताएंगे। मैम आईगॉट हैज डन अ वेरी गुड थिंग कि एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट कर दिया ट्रेनिंग के लिए। अब वो प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग मटेरियल अवेलेबल है, एक ही तरह का नहीं 10 तरह का। मतलब फॉर एग्जांपल अगर न्यू क्रिमिनल लॉज पे हमने अपना मटेरियल है, तो हो सकता है 4 और स्टेट्स ने या 4 और किसी और ने भी डाला हो उस पे, तो गुड। मैं तो ये कहती हूँ कि आपको एक किताब अच्छी नहीं लगती तो आप दूसरी गाइड से पढ़ लीजिए। तो वो जो एक लर्निंग का एक प्रोसेस होता है उसको आपने इंटरेस्टिंग बना दिया। दूसरा, ऑडियो वीडियो डाल के, और फिर जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने जैसे हमको फंड किया और हमें उसी वीडियो को जो एक बोरिंग लग सकता था इंटरेस्टिंग बना दिया, कि अगर कोई आर्म्स एक्ट के बारे में पढ़ा रहा है तो अलग अलग तरह के आर्म्स की फोटो आ रही है, या वो बात करते करते वो एक वीडियो पे चला गया जहाँ पे वो सीन ऑफ क्राइम पे बताता है उसे कैसे पुलिंदा अपना पैक करना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इससे नॉट ओनली लर्निंग बिकम्स इजी, बट इट इज ऑब्वियसली द न्यू एज थिंग विच जिस किसी की भी सोच रही होगी, मतलब आई हैट्स ऑफ टू द पर्सन कि उन्होंने इस बारे में सोचा कि हम नॉट जस्ट फॉर पुलिसिंग बट फॉर एनी अदर डिपार्टमेंट। जैसे एक कोर्स है, बड़ा छोटा सा कोर्स है, मोरारजी देसाई वालों ने बनाया है, कि इट इज अबाउट दी
योगा एट वर्क प्लेस, आई थिंक 15 मिनट का है. सो इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंगली, वो बड़ा अच्छा है और बहुत लोगों ने उसको देखा, मतलब अक्रॉस द बोर्ड. क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि क्विक, सिंपल और जल्दी से मुझे कैप्सूल में चीज मिल जाए जो मैं कर. तो वो एक बड़ी अच्छी चीज थी. फिर बहुत सारे टॉक शोज जैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें कई बात होता है कि आप ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के विचारधारा से जुड़ते हैं जिनको आप नॉर्मली वन ऑन वन नहीं देखेंगे. तो जब आपके द्वारा हम उनसे उनकी बात सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या गवर्नमेंट सोच रही है, क्या हमारा गवर्नमेंट की तरह की पॉलिसीज हैं, क्या थ्रस्ट एरियाज हैं, और उससे फिर हमें पता चलता है कि भाई हाँ, हमारा देश सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. So I think all this is not just limited to policing subjects, but also the wide variety of buffet that you have offered is very good. अब आती है इम्प्रूवमेंट की बात. मेरी आपसे तो यही रिक्वेस्ट रहेगी मैम कि इसको आप वो कहते हैं ना लास्ट लेवल तक लेके जाएं, लास्ट माइल तक जाएं. और उसके लिए ये भी है कि हम अपने वीडियोस को थोड़ा शॉर्टन करें. और क्योंकि 1 घंटे का समय कई बार नहीं होता है व्यक्तियों के पास, और हम कितना भी उसको मैंडेटरी कर दें, जैसे अब हमने अपने जो इन सर्विस कोर्सेज हैं उसके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि भाई ये 10 कोर्सेज तो आप करके ही आओगे आईगॉट पे. तो वो हमें जब तक सर्टिफिकेट नहीं देते हम उन्हें एंट्री नहीं देते. और जो कुछ 10-15 रह जाते हैं वो कहते हैं जी हमें तो समझ में नहीं आया, खुला नहीं, उनको हम कहते हैं कि जी आप 3 दिन के लिए बैठो हॉल में और एक्चुअल में वो आईगॉट के कोर्सेज करो और फिर हम आपको क्लास में घुसने देंगे. तो उससे क्या होता है कि एक जबरदस्ती की लर्निंग हो जाती है, ओपनिंग में आता है. तो अब क्या होता है कि जब आप जैसे हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जब आप उनको पहले आईफोन देते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि आईफोन क्या है, वो उसको रिजेक्ट करते हैं. पर जब धीरे धीरे उनको चलाना आ जाता है तो उनको मजा आने लगता है. Just basically what I was saying was that we should do the last mile connectivity, where we should be making it available for the junior most echelons of the organizations. Also, to popularize it more, we can have a lot of smaller videos, not necessarily the real type, the 5 minutes, but 15 minutes is a good thing. So drivers के लिए अलग concept होना चाहिए, because वो पूरे दिन बेचारे गाड़ी में बैठ के wait करते रहते हैं. So they can have a session on how they should take care of the vehicle, how to handle automatic vehicles, how they can improve their driving skills. So all those things they can do. And while sitting in and waiting for the officer in the car. तो मतलब इस तरह के 15-15 मिनट के होंगे तो वो इंटरेस्टिंग होगा, वो बार बार उस पर जाएगा. तो ये मुझे लगता है कि हम चेंज ला सकते हैं. और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे सीनियर ऑफिसर्स के लिए हम कुछ कोर्सेज मैंडेटरी कर दें कि भाई ये आपने साल के अंदर करने ही हैं, 6-5 छोटा नंबर रखिए पर ये करिए, और इतने घंटे. उसमें क्या है कि अगर पूरे साल में उन्हें वो कुछ घंटे का कोर्स करना पड़ेगा तो उसके बाद उनको आपकी तरफ से नहीं तो डीओपीटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाए. उससे क्या होगा कि वो जो लेवल ऑफ कोर्स होगा वो कर लेंगे, मैंडेटरी हो जाएगा और उनका एक साल में सर्टिफिकेट बन जाएगा. इसके लिए उनको चॉइस ना देके मैं आपसे ये चाह रही थी कि आप उसको बास्केटिंग करें कि आपने एक्स में सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना है. सपोज आपने साइबर क्राइम में आपका इंटरेस्ट है तो साइबर क्राइम के आप ये 4 या 10 कोर्स कर लीजिए और आपको डीओपीटी एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आप साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, जो आप अपनी नौकरी के बाद भी उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट उसने वो दिया है सर्टिफिकेट. तो इस तरह की हम बास्केटिंग करके वी कैन डू सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑन आईगॉट फॉर सीनियर ऑफिसर्स एंड दैट कैन आल्सो बी एडेड इन देयर ACR. So that we can do. I think something very interesting we can do. Yeah. तो बाकी मुझे लगता है कि एक टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, जैसे NCLs पे हम करवा सकते हैं. तो मैंने आईगॉट की टीम को ये भी बताया था कि एक वो उस तरह का टेस्ट होना चाहिए जिसमें रैंडम क्वेश्चंस आए किसी सब्जेक्ट के बारे में और हम उसको आंसर करें तो लोग वो चैलेंज लें एक तरह का, समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग, और उस चैलेंज के बाद उनको सर्टिफिकेट मिले वो इंटरेस्टिंग सा जो वो अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, यू नो. तो इट्स लाइक अ टेंजिबल बेनिफिट दैट दे आर गेटिंग एंड दूसरों को दिखा सकते हैं देखो मेरे 97% आए. ये आपके सुझाव बहुत मोस्ट प्रोफिशिएंट पर्सन इन साइबर क्राइम और इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन. तो ये मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा. आपने ये तो बहुत अच्छे सुझाव दिए और टीम इस पे जरूर लगेगी. छाया जी, अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जो शायद बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा. अभी थोड़ी देर पहले हमने
हमने बात की कि it takes a tribe for you to go up the success ladder। तो आप अपने निजी जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं निभाती हैं। आप बेटी हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, बहू हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जहाँ तक अब आप पहुँची हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि फैमिली सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है, पर आपने ये बैलेंस, खासकर when you are absorbed in very high profile intense cases, जो आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बिल्कुल कंज्यूम कर लेता है, ऐसी स्थिति में आपने वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन किया और अपना एक स्ट्रेंथ होती है वो कैसे मेंटेन की? और जो बहुत जवान हमारे साथ नौजवान जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो आप इंस्पिरेशन है, उनको क्या कहें? सो दो बातें तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कि पुलिसिंग में, हार्डकोर पुलिसिंग में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर जो फील्ड में लगे होते हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि आग लगी हुई है और हर वक्त आग लगी हुई है। तो कई बार आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है, खाना भी टाइम से नहीं खा पाते हैं, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या आपकी नींद नहीं पूरी होने से आपको और बीमारी लग जाती है। और ज्यादातर हम लोग जो पुलिस में आते हैं वो टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं, थोड़े से हाइपर होते हैं, तो हमें लगता है कि वो जो आग लग रही है उसको पहले बुझाओ और अपने घर का हम बाद में देख लेंगे, अपनी हेल्थ को हम पीछे कर देते हैं। तो वो डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि मैंने अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया है, तो मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा श्रेय जाता है मेरी फैमिली को, जिसमें शुरुआती तौर पे मेरे फादर, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया यहाँ आने के लिए, और उसके बाद शादी के बाद मेरे हस्बैंड, वो एक और आईपीएस ऑफिसर हैं, और आजकल एडीजी अरुणाचल प्रदेश हैं। और मतलब उनका वो सपोर्ट कि वो कभी भी, उन्होंने आज तक 25 साल में मुझे कभी भी गलत एडवाइस नहीं दी, जबकि हम दोनों एक ही पोस्ट के लिए कई बार कंटेंडर्स थे, तो उन्होंने हमेशा ये रखा कि नहीं, पहले तुम्हें कंसिडर करना चाहिए, पहले तुम्हारा होना चाहिए। तो मतलब वो एक रखना, और एक हर चीज में दरिया दिली रखना, तो वो मतलब इम्पोर्टेंट है। और मुझे कई बार बहुत टफ असाइनमेंट्स मिले जब मैं थोड़ा दहल गई कि मैं कैसे करूंगी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नो, आई हैव मैरिड एन आईपीएस ऑफिसर, मैंने किसी मेड से शादी नहीं करी है, घर तुम्हारी मम्मी देखे या मेरी मम्मी देखे, बट यू हैव टू गो एंड डू योर जॉब। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे प्राउड कराओ, यू शुड मेक मी प्राउड। एंड मैं नहीं लोगों से सुनना चाहता कि बिकॉज घर की परिस्थिति ऐसी थी कि तुम काम नहीं कर पाई या मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। तो ये बहुत लगता है कि बड़ी क्लीशेड चीज है, बट जब वो सिचुएशन आती है और आपके पति आपसे कहते हैं और आपको परफॉर्मेंस के लिए बाहर जाना होता है और आपको दुनिया को दिखाना होता है कि देखो मैं कर सकती हूँ, वो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उस मोमेंट को आप जिए। और फैमिली से मुझे लगता है कि मेरी मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे भाई, सिस्टर्स, एवरीबडी हैज बीन वेरी सपोर्टिव। जब जब मुझे उन लोगों की जरूरत पड़ी, उन्होंने पीछे मेरा घर संभाला है और मेरी बच्ची का ध्यान दिया है। और अब मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, तो वो मुझे अलग गाइड करती रहती है। और जब भी किसी केस के बारे में मैं सोचती हूँ कि मैं काम घर ले जाऊं या कोई, तो मुझे डांटा जाता है कि नहीं, तुम यू स्टे देयर, डू योर वर्क, बट घर आओ तो फिर हमारी मम्मी बन के रहो या हमारे वो रहो। तो हमारे को जैसे पुलिस में बहुत ज्यादा त्योहार मनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है जो थोड़े थोड़े आपको क्षण मिलते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो हमें क्वालिटी की तरह, हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, क्वांटिटी तो नहीं दे सकते, लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो जब जब मुझे अवसर मिलता है कि जिस जिस भी पोस्टिंग पे मैंने दिवाली बनाने का अवसर मिला, या कोई भाई दूज मनाने का मिला, या कोई करवा चौथ ढंग से करने का मौका मिला, तो वो मैंने किया। And my family has been appreciative about it. So being sensitive is across the board. It is not like you're sensitive to your work and your colleagues and the victims that you meet in this thing. Sensitivity also has to come for your parents who are ill. Sometimes your child needs you. And उसके लिए मुझे लगता है कि आपके जो bosses हैं वो सहिष्णु होने चाहिए। तो they also should understand that she has given a great part and now if she needs a break for 2-3 days for her family, that is it. तो उसके लिए एक आई थिंक हम सीनियर ऑफिसर्स को भी एक बड़ा दिल रखना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे कॉलीग्स और हमारे जो मातहत हैं, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। एक लास्ट चीज जरूर कहना चाहूंगी कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर एंड फॉर द लेडी पुलिस ऑफिसर्स आई विल से
कि बहुत सारा, जब मैं एडिशनल डीसीपी साउथ थी या इवन व्हेन आई वाज इन पौंडीचेरी, तो बड़ा वो दबाव होता था कि लेडीज मैटरनिटी लीव ले रही थी या सीसीएल पे जाती थी, तो सारा स्टाफ ना मुझे भड़काता था कि अरे मैडम ये तो सब ऐसे ही हैं, तो भागती रहती हैं। तो मुझे लगता था कि ठीक है, हमारे समय पे मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी इतनी लंबी चौड़ी, या हमारे समय पर चाइल्ड केयर लीव नहीं थी, लेकिन चाइल्ड केयर लीव अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि देनी है, तो देन दैट चाइल्ड केयर लीव शुड बी गिवन टू द लेडी, बिकॉज जो लड़कियां यहाँ तक मेहनत करके आती हैं, जॉब ज्वाइन करती हैं, उनकी भी घर में फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर वो उनका ध्यान नहीं रखेंगी तो हमें वो कभी भी पूरी तरह से वर्क में अपना कंसंट्रेशन बना के नहीं दे पाएंगी। एक वक्त आएगा जब उनके जो बैलेंस है वो अपने जो भी जंग घर पे या ऑफिस में लड़ रही हैं वो सब बैलेंस हो जाएंगी, तो उसके लिए हमें सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत ही बारीक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब आप विमेन फोर्स को लाते हो एक मेल डोमिनेटेड फोर्स में वर्क करने के लिए, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म देना, उसको एम्पावर करना कि वो एक्चुअली अपनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ उसको हैंडल कर पाए, और ये समझना कि ये कुछ कुछ नीड्स जो हैं, जैसे फीमेल टॉयलेट्स हुआ, चेंजिंग रूम हुआ, या मे बी हैविंग अ क्रैश समवेयर और ब्रेस्ट फीडिंग रूम, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और इसमें कुछ भी हमें इसमें सॉरी फील करना या किसमें एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही लड़कियां हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब हमारे पास ऐसे फीमेल्स होती हैं जो लॉ एंड ऑर्डर में आपको धक्का दे रही होती है, तब हम फीमेल फोर्स को आगे करते हैं और हम कहते हैं वो रहे। बहुत सारे एरियाज हैं जहां फीमेल फोर्स ज्यादा एम्पैथेटिकली और ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती हैं। फ्रंट ऑफिस जो जितने भी थानों के होते हैं, मेरा तो ये मानना है वहाँ फीमेल्स होनी ही चाहिए, बिकॉज अगर कोई लेडी महिला डेस्क आपके पास हो या ना हो, लेकिन अगर ड्यूटी ऑफिसर महिला है और एक्सपीरियंस्ड है, तो वो देख के पहचान जाएगी कि ये लेडी आई है और थाने में और इसको किस चीज की जरूरत है पहले। तो मेरे को लगता है कि ये सिर्फ आप नंबर गेम ना खेलें कि हम विमेन को फोर्स में ले आए तो हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया विमेन के ऊपर, बट उनको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जो एम्पावरमेंट की जरूरत है, जो प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वो भी हमें देना अनिवार्य होता है। और इस बारे में हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम उन्हें वो दे रहे हैं, क्यों, ताकि वो अपने कार्य का सही तरह से निर्वहन कर पाए। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से मैम, थैंक यू। आपसे बात करके आज ही इतना कुछ सीखने को मिला मुझे, आई एम श्योर हमारे दर्शकों को। आपके ऊपर मेरा ख्याल एक बहुत स्पेशल आशीर्वाद है। यू हैव also many gifts that have been given to you, I think, by the Almighty. So we wish you many, many more successes, many, many more mountains, peaks to reach. And आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हैं, आपका यहाँ जाना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगले सप्ताह फिर आप हमसे कर्मयोगी टॉक्स में जुड़िए। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। छाया जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।